देखना है गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज, उनका धर्म, ये सारी चीजें। क्योंकि देखो जो भी चीज है उसका विकास केवल क्या है, स्कंदगुप्त तक है। स्कंदगुप्त के बाद तो क्या है, गुप्त शासक कमजोर हो जाएंगे। और फिर गुप्त तो नाम मात्र का चल रहा है इतिहास में, नाम छोटे छोटे गुप्त शासक है, बंगाल में अलग, मालवा में अलग, तो नाम मात्र के। तो अब हम देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि देखो जो भी निर्माण हुआ है चलेगा आगे भी, लेकिन वो सब स्कंदगुप्त के शासनकाल तक ही है। उसके बाद तो फिर कोई बड़ी इनकी राजनीतिक उपलब्धि हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अब गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखो अपन गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इससे पहले हमने मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी। देखो यदि कंपैरिजन करते चलोगे तो क्या है, याद रखना आसान होगा। तो अब जब गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भी मौजूद होनी चाहिए कि मौर्यों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या स्थापित किया और मौर्यों से किस रूप में अलग है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। कुछ तो अलग होगा, कुछ तो कॉमन ही होगा। तो आपको ये अपने विवेक से देखना है कि क्या उसमें अंतर है, क्या राजा में परिवर्तन आ रहा है, क्या किस में परिवर्तन आ रहा है। तो देखो जहां तक गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी है, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमको वही एक केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन के नीचे क्या है, प्रांतीय प्रशासन होता था। और प्रांतीय प्रशासन के नीचे फिर ग्रामीण प्रशासन होता था। ये तो अपन हर जगह देखते हैं, केंद्र, केंद्र फिर प्रांत और प्रांत फिर क्या है, गांव में। ये हर जगह की कहानी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन। तो देखो गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या है, सम्राट, राजा, राजा, सम्राट। और यहां पर विशाल जो गुप्त साम्राज्य था कैसा था, राजतंत्रात्मक, निरंकुश राजतंत्रात्मक था। देखो अपन जब किसी भी काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं तो देखो कुछ बिंदु तो एकदम कॉमन ही हो सकते हैं, आप हर जगह उन लाइनों का उपयोग कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो सभी जगह क्या है, एक सी मतलब था तो राजतंत्र। मतलब देखो क्या है ना कि हम इसको सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई गुप्तकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत होता था, समस्त शक्तियों का केंद्र राजा में था, राजा निरंकुश था। ये तो कॉमन है, ये राजतंत्र का एक कॉमन फीचर है। आप किसी भी साम्राज्य के बारे में मान लो 200 शब्दों में लिख रहे हो तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हो तो इंट्रोडक्शन में आप ये एक कॉमन लाइन जोड़ सकते हो कि राजा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, केंद्र बिंदु राजा था, समस्त शक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक शक्तियां सब राजा के पास केंद्रित थी, राजा का पद वंशानुगत होता था। ये तो एक चीज हर जगह कॉमन है। लेकिन गुप्त काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजतंत्रात्मक था, वंशानुगत था, ये तो सब कॉमन है। अलग क्या है, अलग इसमें यह है कि इस काल में राजा के पद का देवीयकरण हो गया था। देवीयकरण, डिविनिटी, देवीयकरण हो गया था। मतलब राजा को ईश्वर माना जाने लगा था, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, राजा अपने आप को क्या बोल रहा है, ईश्वर। और हमको ऐसा कैसा पता चलता है, राजा परमेश्वर की उपाधि धारण कर रहा है, परमेश्वर, परम भट्टारक, राजा परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रहा है। मतलब राजा के पद का देवीयकरण हो गया है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा लिखा है कि समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। समझ रहे ना, राजा ने अपने आप को देवता घोषित कर दिया है, ठीक है। और जब देवता घोषित हो गया है तो फिर अब बचा क्या, सब कुछ तो उसके पास ही है, ठीक है ना। मतलब देखो पुराने राजवंशों से एक अंतर गुप्त काल में यह आ गया है कि राजा का पद देवीकरण हो गया है और राजा में देवत्व का आरोपण हो गया है। इसी को कहते हैं राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत।
कि राजा की उत्पत्ति देवता, मतलब डिवाइन है राजा का पद, राजा कॉमन मैन नहीं है, राजा डिवाइन है, दिव्य है, उसमें देवीय गुण है, वो देवता ही है। तो ये इस काल की मेन विशेषता है कि राजा के पद का देवीयकरण हो गया है, और जो राजा है वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन देखो, राजा के पद का देवीकरण हो गया है, राजा ने अपने को देवता टाइप का घोषित कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर लेगा। भाई उसने भी अपनी एक मंत्री परिषद बनाई हुई है, मंत्री परिषद में अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दिया है कि भाई युद्ध का हेड तुम देखोगे, वित्त का तुम देखोगे, कर की वसूली तुम करोगे। प्रशासनिक व्यवस्था तो वैसी की वैसी है जैसे हम मौर्यकाल में या अन्य किसी शासन काल में देखते हैं। मतलब राजा का देवीकरण हुआ है, लेकिन राजा ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद ही कर रहा है, उसने भी अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखा है, और वो सब अपना अपना अधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि काम व्यवस्था चलाने के लिए हमको कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, जब ही इतने बड़े साम्राज्य को अपन कंट्रोल में रख सकते हैं। तो देखो, ये तो राजा के पद की बात थी कि राजा में देवीकरण हो गया था, लेकिन फिर भी हमको राजा क्या है, जनहितैषी दिखाई देते हैं। राजा के पद का देवीकरण होने के बावजूद भी राजा हमको क्या है, जनहितैषी दिखाई देते हैं। और राजा ऐसा नहीं है कि निरंकुश होने के बाद भी सलाह लेने के लिए उसने मंत्री परिषद की निर्माण करके रखा था। सलाह के लिए क्या थी, मंत्री परिषद। ऐसा नहीं कि खुद ही सब कुछ कर रहा है, उसने अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्री परिषद का निर्माण करके रखा था। ठीक है ना। अब देखो, एक पॉइंट इसी में और लिखना पड़ेगा आपको कि राजा का देवीकरण हुआ है, लेकिन राजा जनहितैषी है और सलाह के लिए थोड़ा बहुत मंत्री परिषद पर निर्भर है, मतलब एकदम स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं है। साथ ही क्या है, इस देवीकरण के कारण ही यहां पर हमको सामंतवाद की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। सामंतवाद का उदय। अभी अपन इस सामंतवाद को अलग से पढ़ेंगे, सामंतवाद के नींव यहीं से पड़ रही है। समुद्रगुप्त ने जब भारत के अलग अलग हिस्सों को जीता था, और जीतने के बाद उसने अधीनस्थ राजा की नीति अपनाई थी, तो ये अधीनस्थ राजा ही सामंत कहलाएंगे आगे जाके। एक राजा मेन बैठा है, बड़ा राजा, और उसके नीचे छोटे छोटे राजे स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं, तो यही कहलाने लगेंगे आगे जाके सामंत, फ्यूडल। ठीक है, तो यहीं से क्या है, सामंतवाद की भी नींव पड़ती दिखाई देती है। हालांकि सामंतवाद तो हमको भूमिदान से हम उसको जोड़ेंगे, लेकिन एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में गुप्तों ने इस सामंतवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मौर्यों के समय सामंतवाद नहीं था। मौर्यों के समय तो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था आपने देखा है कि बहुत केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रांतों में राज्यपाल बैठता है, और राज्यपाल की मंत्री परिषद है, और पूरा कोई दूसरे राजा का नाम नहीं है। जो कुछ है वो क्या है, उनकी ब्यूरोक्रेसी चला रही है। मौर्यों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ब्यूरोक्रेसी, भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी, केंद्र में भी बैठ रही है, प्रांतों में भी बैठ रही है। इनके पास उतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकते हैं। तो इनने क्या है, जहां पर राजा बैठ रहा है वहां तो उनने क्या है, अपनी एक केंद्रीय मंत्री परिषद की स्थापना कर दी, और प्रांतों या बड़े बड़े शहरों में स्थापना कर दी। लेकिन बाकी पूरे भारत में क्या है, छोटे छोटे राजा अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं। देखा ना, समुद्रगुप्त ने आठवीं राज्य अलग, सीमावर्ती राज्यों के लिए अलग नीति, दक्षिण में अलग नीति। तो यही तो राजा धीरे धीरे चल के आगे चल के क्या है, इन्हीं को हम सामंत के नाम से जानेंगे। तो राजा का पद था, और राजा के पद के साथ ही क्या है, सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या बताओगे कि केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन का सब कुछ क्या है, राजा है। राजा की सहायता के लिए क्या है, केंद्रीय प्रशासन में एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। एक क्या है, मंत्री परिषद, एक मंत्री परिषद, और यहां पर मंत्रियों के लिए अमात्य शब्द का उपयोग मिलाया गया है। अमात्य, क्या शब्द उपयोग मिलाया गया है, अमात्य। देखो, इस मंत्री परिषद में हमको कुछ अधिकारियों के नाम को जानना पड़ेगा। एक सबसे मेन था जिसको कहते थे कुमारामात्य। कुमारामात्य क्या है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी।
सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कुमारामात्य। दूसरा एक अधिकारी और उल्लेख मिलता है जिसका नाम है महासेनापति। महासेनापति, महासेनापति क्या है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तीसरा मिलता है हमको दंडपाशिक। दंडपाशिक, दंडपाशिक क्या है? पुलिस विभाग, पुलिस विभाग का प्रमुख, पुलिस विभाग का प्रमुख। फिर एक अधिकारी मिलता है महादंडनायक, चौथा महादंडनायक। और महादंडनायक क्या है? युद्ध व न्याय से संबंधित था, युद्ध व न्याय से संबंधित अधिकारी को कहते थे महादंडनायक। युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी महादंड नायक। ठीक है। फिर एक दो अधिकारी और हैं जिनका नाम याद रखना है, 3 नंबर में कभी भी पूछ सकते हैं। एक है महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक। ये क्या है? विदेश मामले देखता था, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मामलों का सर्वोच्च अधिकारी, विदेश मामलों का सर्वोच्च अधिकारी। फिर एक और था जिसका नाम था ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण क्या था? दरअसल एक विभाग था जो भूमि और कर वसूलने का काम करता था, भूमि कर वसूलने का काम करता था, भूमि कर वसूलने का काम करता था। हालांकि इस ध्रुवाधिकरण के अंदर और अधिकारी होते थे। आप प्रांतों में जाओगे, नीचे ग्राम स्तर तक की पूरी व्यवस्था थी कि गोलमिक था, शौल्किक था, लिपिक था, पूरी एक नीचे तक व्यवस्था होती थी। अभी उनकी राजस्व व्यवस्था को देखेंगे तब उन अधिकारियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है ना। तो देखो ये इतने अधिकारी होते थे। एक और अधिकारी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है विनय स्थिति स्थापक। अधिकारी जिसका नाम क्या है? विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। ये क्या था? धर्म संबंधी मामलों का, धर्म संबंधी मामलों का अधिकारी था। मतलब जो भी सार्वजनिक मंदिर अंदिर होते थे, नैतिक आचरण, इनकी सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी इसकी थी। महासंधि विग्राहक हो गया, दंडपाशिक हो गया, ठीक है। तो ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में इतने अधिकारी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो देखो राजा, राजा के सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और अधिकारियों का समूह था। मंत्रियों को आमात्य कहा जा रहा है और एक एक विभाग का एक एक व्यक्ति प्रमुख होता था और इनकी सहायता से राजा निरंकुश, इनकी सहायता से राजा शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है। मतलब राजा सब कुछ नहीं कर रहा है, राजा इनकी मदद से कर रहा है। तो देखो भले तुम राजतंत्र में राजा को निरंकुश लिख दो, लेकिन राजा निरंकुश होता नहीं था क्योंकि इतने सारे लोगों को लेके उसको साथ चलना है, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। तो देखो केंद्रीय मंत्री परिषद में आपको इतना बताना पड़ेगा। बाकी देखो जब आप आंसर लिखोगे मेंस के लिए तो इतने सारे अधिकारियों का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है, प्री में कभी पूछ लेता है या 3 नंबर में पूछ लेता है कि महासंधि विग्राहक, इतना ही लिख दिया तो आपको बताना है कि भाई गुप्तकालीन एक प्रशासनिक अधिकारी होता था और उसका पोर्टफोलियो बताना है। बाकी आप मेंस में आंसर लिखोगे तो अपन केंद्रीय प्रशासन में राजा और राजा के साथ मंत्री, मंत्री को आमात्य कहते थे, 1-2 पॉइंट लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद नंबर आता है क्या है,
प्रांतीय शासन का, प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था, प्रशासनिक सुविधा के लिए इतने बड़े साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था। और प्रांत के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो याद रखना है, प्रांत को देश कहते थे, देश या देश अवनी, ऐसा देश अवनी अथवा भुक्ति कहते थे, अथवा भुक्ति। प्रांत को देश अवनी अथवा भुक्ति कहते थे। और इस भुक्ति के जो शासक होता था उसका नाम था उपरिक। भुक्ति के शासक को उपरिक कहते थे। भुक्ति के शासक के लिए जो नाम मिलता है उसको क्या कहते हैं, उपरिक। और इस उपरिक की नियुक्ति राजा या सम्राट द्वारा की जाती थी, सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है। और यदि कोई सीमावर्ती प्रांत है, मतलब बॉर्डर एरिया का प्रांत, सीमावर्ती प्रांत, तो सीमावर्ती प्रांत के जो उपरिक होता था उसके लिए एक अलग शब्द यूज किया गया है, गोप्ता। गोप्ता। सीमावर्ती प्रांत के जो शासक होते थे उसको गोप्ता कहते थे। ठीक है। प्रांत, प्रांत का पति है उपरिक, और उपरिक में सामान्यतः राजवंश से संबंधित ही व्यक्ति नियुक्त होते थे, या राजा का जो बहुत ही खास व्यक्ति है ना वही उपरिक के पद पर नियुक्त होता था। ठीक है। तो उपरिक में बस प्रांत में आपको इतना बताना है कि प्रांतीय प्रशासन की जानकारी मिलती है, और फिर उपरिक की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। प्रांतीय शासन के बाद नंबर आता है जिला या नगर प्रशासन का, जिला या नगर प्रशासन, नगर प्रशासन। तो देखो जिला और नगर प्रशासन, पूरा साम्राज्य बटा है प्रांतों में, प्रांत को हम भुक्ति कह रहे हैं। फिर इस भुक्ति का जो विभाजन है अनेक जिलों में हुआ था, और जिलों को विषय कहा जाता था, जिलों को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान क्या कहलाएगा, विषयपति, विषयपति। जिले का प्रधान को हम कहते थे विषयपति। इस विषयपति की सहायता के लिए एक विषय परिषद का उल्लेख है। काम की सहायता के लिए किसका उल्लेख है, विषय परिषद, कोई मंत्री परिषद टाइप की। जिले स्तर पर भी हमको कुछ अधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपको एक दो अधिकारियों का नाम मिलता है। एक है नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मतलब जो नगर में जो जितनी व्यापारिक श्रेणियों थी उसका जो प्रमुख होता था उसको नगर श्रेष्ठी कह लेते थे। दूसरा एक होता था सार्थवाह, ये क्या है, जितने व्यापारियों का प्रमुख था, व्यापारियों का प्रमुख। एक होता था प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक, ये क्या होता था, ये प्रधान शिल्पी था, शिल्पियों का प्रधान, प्रधान शिल्पी। और एक प्रथम कायस्थ होता था, प्रथम कायस्थ, लेखक, मतलब जो सरकारी डाटा को लिखा पढ़ी करने का काम करता था। ठीक है। तो इतने जिला प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जिले का विभाजन फिर नीचे क्या है, गांव में मिलता है, तो हमको ग्रामीण प्रशासन देखना है, ग्रामीण प्रशासन। तो देखो ग्रामीण प्रशासन में क्या है, ये बताएंगे कि भैया जो विषय था, विषय का विभाजन क्या था, जिले को बांटा गया था तहसील में, और तहसील के लिए जो शब्द यूज किया गया वो क्या है, विधि।
तहसील के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है वीथी। वीथी मतलब तहसील, ठीक है। और इस वीथी का विभाजन किया गया था पेठ में। और पेठ किसको कहते हैं? गांव के समूह को, ग्राम का समूह, ठीक है। और फिर पेठ का विभाजन सीधे होता था गांव में। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो गई गांव। और वही गांव पे तो पता ही है आपको, जो ग्राम प्रधान होता था, वंशानुगत होता था, वो इस पूरी व्यवस्था को देखता था, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में आप इतनी जानकारी बताओगे। देखो आपको कुछ नहीं है, 4 पॉइंट याद रखने हैं शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, कि जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सबसे पहले क्या है? राजा, राजा की सहायता के लिए मंत्री, मंत्री के लिए अमात्य शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर राजा के बाद क्या है? पूरे साम्राज्य का विभाजन प्रांत, और प्रांत के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं? भुक्ति। और भुक्ति का प्रमुख अधिकारी कौन है? उपरिक। और फिर यहाँ पर एक दो अधिकारियों का उल्लेख करते हैं। फिर प्रांत का विभाजन क्या है? जिला। जिले को क्या कह रहे हैं? विषय। और विषय का विषयपति, विषयपति, ठीक है। फिर विषय का विभाजन वीथी में, वीथी का विभाजन पेठ में, और पेठ का विभाजन फिर गांव में। बस इतना ही तो आपको प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देनी है। बाकी फिर क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, शब्दों की सीमा को आप घटा और बढ़ा सकते हो, कि भाई यदि 200 शब्द में लिखना है तो फिर हम क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, राजा के पद के बारे में और डिटेल में लिखेंगे। लेकिन जब आप 50 शब्द में या 60 शब्द में भी आंसर लिख रहे हो, तब भी कम से कम कोशिश ये करना कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में 1-2 लाइन बता देना, प्रांतीय के बारे में 1-2 लाइन बता देना, बाकी नीचे तो ज्यादा बताने के लिए उतनी जरूरत है नहीं। तो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी है, ठीक है। अब इसके साथ ही इस प्रशासनिक व्यवस्था में आपको न्याय प्रशासन के बारे में थोड़ी सी अलग से जानकारी देनी है। आपसे प्रशासनिक व्यवस्था पूछेगी तो न्याय प्रशासन आपको बताना है। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन में क्या जानकारी मिलती है कि देखो, जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें हमको 4 प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं। 4 प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं। एक है कुल, दूसरा है श्रेणी, तीसरा है पूग, और चौथा है राजकीय। राजकीय, ठीक है। ये 4 प्रकार के न्यायालय हमको दिखाई देते हैं। अब देखो 4 प्रकार के न्यायालय हैं, पूग तथा कुल, जो आपसी विवादों का निपटारा करते थे, ठीक है। और जो श्रेणी तथा राजकीय है, तो राजकीय तो समझ ही रहे हो, उच्च स्तर के राजकीय मामलों को देखेगा, और श्रेणी व्यापारियों से संबंधित मामलों को देखेगा। तो आपको तो न्याय प्रशासन में बताना है 4 प्रकार के न्यायालय देखते हैं। बाकी देखो ये तो कॉमन है, न्याय प्रशासन है, न्याय प्रशासन का भी सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होगा, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है। न्याय का काम निचले स्तर पर ये लोग करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से न्याय प्रशासन का प्रमुख कौन होगा? सम्राट ही होगा। और सम्राट ही समस्त न्याय, जो जितना भी न्याय व्यवस्था उसका प्रमुख राजा है। राजा अपने हिसाब से न्याय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राजा न्याय करेगा नहीं, न्याय के लिए उसने एक अपनी व्यवस्था बना के रखी है। और इसी काल में हम जान रहे हैं किनका निर्माण हुआ है? स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ है। और स्मृति ग्रंथ क्या है? पहले ही अपन ने पढ़ा, स्मृति ग्रंथ है हिंदुओं के कानूनी ग्रंथ हैं। तो इसी काल में ज्यादातर स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ है। मतलब न्यायालय इन्हीं जो स्मृति ग्रंथ है इन्हीं के हिसाब से क्या है, निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन न्यायिक व्यवस्था है। अब थोड़ी सी इसी में गुप्तकालीन हम प्रशासनिक व्यवस्था को और देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक, सॉरी, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू। राजस्व प्रशासन, ठीक है।
अब देखो गुप्त काल में जो भूमि है, भूमि का मालिक माना जाता था राजा को। सारी भूमि राजा की है। किसानों की अपनी निजी भूमि है, लेकिन उसका मालिक भी कौन माना जाएगा? राजा। तो ज्यादातर भूमि क्या है? राजा की भूमि है। इसके अतिरिक्त क्या है? कुछ भूमि होती थी मंदिरों की और ब्राह्मणों को, जो भूदान दिया गया है ना, ब्राह्मण, ऐसी भूमि को कहते थे अग्रहार। अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि में क्या याद रखना कि ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त है। सभी प्रकार के करों से मुक्त है, कोई भी कर इस पर नहीं लगता है। ठीक है ना। ये जो गुप्त राजाओं ने मंदिरों को जो भूमि दान दी गई थी, उस भूमि को कहते हैं अग्रहार भूमि। और ये मंदिर दरअसल क्या है, इसी जो भूमि दान दी जाती थी, इसका उद्देश्य होता था शैक्षणिक और धार्मिक होता था। ठीक है। फिर हमने अभी क्या देखा कि जो गुप्त काल में भू राजस्व वसूलने का जो सबसे मेन, सबसे प्रमुख अधिकारी था, वो क्या था? ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण ये क्या है? गुप्त काल में कर वसूलने का या भूमि कर संग्रह का काम करने वाला, भूमि कर संग्रह करने वाला, भूमि कर संग्रह करने वाला। और दो और अधिकारी मिलते हैं। एक है महा, एक अधिकारी और मिलता है महाक्षटलिक, महाअक्षटलिक। और एक अधिकारी मिलता है कर्णिक। कर्णिक। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड, पटवारी हैं ये। भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए दो अधिकारियों का नाम मिलता है, एक महाअक्षटलिक और दूसरा कर्णिक। फिर एक और अधिकारी मिलता है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण क्या कर रहा है? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कर रहा है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त हमको एक दो अधिकारी और मिलते हैं। जो ध्रुवाधिकरण, जो आपका मेन अधिकारी का था, ध्रुवाधिकरण। अब पूरे राज्य का भूमि संग्रह अकेले तो कर नहीं लेगा, इसने भी अपने नीचे अधिकारियों की नियुक्ति की है। जैसे एक अधिकारी मिलता है शौल्किक। ये भूमि कर की वसूली करता था, इसके अधीन है। ठीक है। दूसरा एक अधिकारी मिलता था गौलमिक। ये क्या करता था? ये जंगल से राजस्व की वसूली करता था। जंगल से राजस्व, मतलब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, इसी टाइप का ये डिपार्टमेंट है कि जो जंगल से संसाधन लेके आ रहे हैं उनसे टैक्स की वसूली करता था। ठीक है। तो दो अधिकारी का नाम और याद रखना। बाकी कर्णिक तो आप जान ही रहे हो, जो लैंड रिकॉर्ड को लेखा जोखा रखता था वो कर्णिक था। फिर इस राजस्व प्रशासन में इनकी कर की दर याद रखना कि जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में थी, जो कर की दर थी सामान्यतः 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। राजा को अपनी उपज का 1/6 भाग, सामान्यतः छठा भाग कर के रूप में देना होता था। भू राजस्व कितना था? कर। फिर गुप्त अभिलेखों में जो भूमि कर है, इसके लिए शब्द यूज किया गया है उदंग। भूमि कर के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? उदंग। उदंग या फिर इसी के भाग कर कहते थे।
उदंग या भाग कर शब्द यूज किया गया है। दूसरा, राजस्व का दूसरा सबसे प्रमुख, एक तो भूमि कर हो गया, दूसरा प्रमुख स्रोत था चुंगी की वसूली। चुंगी की वसूली, जो चुंगी उत्पादित वस्तुओं पर लगाई जाती थी। किस पे लगाई जाती थी? उत्पादित वस्तुओं पर। उत्पादित वस्तुओं पर लगाई जाती थी। फिर एक विष्टि नामक कर का उल्लेख मिलता है। विष्टि, और विष्टि क्या है? ये बेगार है। बेगार मतलब राजा आपसे श्रम कला लेला है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं देगा, तो एक विष्टि नामक कर का उल्लेख भी मिलता है। फिर एक शुल्क नामक कर का भी उल्लेख मिलता है, चौथा शुल्क। और शुल्क क्या है? शुल्क यह है कि बिक्री कर टाइप का, सेल टैक्स। वस्तुओं की बिक्री से जो कर होती थी उसे बिक्री कर कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में आपको इतनी बातों का बताना है। राजस्व प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में भी कुछ नहीं, वही आपको एक महासेनापति नामक अधिकारी, महाबलाधिकृत या महासेनापति नामक एक अधिकारी मिलता है, वो सैन्य प्रशासन। तो इतना गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये करों के नाम प्री के हिसाब से याद रखना कि उदंग क्या था, बेगा विष्टि क्या था, चुंगी क्या है, शुल्क क्या है। ठीक है ना? तो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। शुल्क है वो बिक्री कर, विष्टि बेगार होता था, और शुल्क है आपका बिक्री कर। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। हमने देखो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखी है। अब हमको इसमें यह देखना है गुप्तकालीन समाज और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और धार्मिक जीवन। तीन टॉपिक और देखने हैं, गुप्तकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और उनकी रिलीजियस लाइफ। ठीक है, तो उसको अपन अब कल देखेंगे।